गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन लगातार पिछले 3 दिनों से टीचिंग मेथड्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने लेक्चर मेथड के बारे में बताया है, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में बताया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बताया है। एक अन्य मेथड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जब भी कोई शिक्षक क्लास में जाता है तो किसी न किसी समस्या का समाधान उसको करना ही पड़ता है और समस्या आती भी है। जब शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है तो बीच बीच में उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने शिक्षण को इफेक्टिव बनाने के लिए आवश्यक है कि वह बच्चों में भी समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करे कि किस प्रकार से समस्या का समाधान करना है। आज अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी गई है। इस विधि का निर्माण आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। इस विधि में कक्षा में वाद विवाद के आधार पर समस्या प्रस्तुत की जाती है। विद्यार्थी समस्या को हल करने के लिए तत्पर होते हैं। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि समस्या छात्र की आवश्यकता पर आधारित हो और उनके अनुभवों पर भी आधारित हो, ताकि उनका हल करने में गहन प्रयास कर सके। समस्या कठिनाई से क्रम में होनी चाहिए, यानी कि पहले समस्या सरल होनी चाहिए, फिर कठिन है, यानी कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए समस्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। समस्या प्रस्तुत करने से पहले अध्यापक को समस्या का संश्लेषण और विश्लेषण कर लेना चाहिए, ताकि उसको पता लग सके कि क्या वह उस समस्या का हल कर पाएगा अथवा नहीं। समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रियाओं पर आधारित होती है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जब भी उसके समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत करते हैं तो वो उसका हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक क्रियाएं करता है, विभिन्न हल ढूंढने का प्रयास करता है। तो जो विषय वस्तु से संबंधित है उसके आसपास जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी सामग्री होती है, जितना भी ज्ञान होता है, उससे भी वह अवगत हो जाता है, जिससे उसको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब है समस्या समाधान विधि के सोपान। कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। जैसे पहला है समस्या का चयन करना। सबसे पहले शिक्षक विषय में से उस प्रकरण का चयन करता है जो समस्या विधि की सहायता से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकरण को इस विधि से पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो जो भी सिलेबस है उसमें से जो भी ऐसा टॉपिक है या ऐसी कोई विषय वस्तु है जिसको इसी मेथड से पढ़ाया जा सकता है, उसका पहले चयन कर लेना चाहिए। दूसरा है समस्याओं से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण एवं व्यवस्था। देखिए, जैसे सबसे पहले है समस्या का चयन करना कि अगर हम खाना खा रहे हैं और हमारे कपड़ों के ऊपर सब्जी का धब्बा रख जाता है, तो सबसे पहले हमारे लिए समस्या क्या है कि हल्दी का या जो सब्जी का धब्बा है उसको छुड़ाना। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्र करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि साधन ही अस्पष्ट होंगे तो इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या तथ्य एकत्रित करेंगे, किस किस से इसको साफ किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है, उन सब सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है, उससे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। फिर तीसरा है समस्या का महत्व स्पष्ट करना। यह सोपान भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विद्यार्थी को समस्या का महत्व पता नहीं होगा तो समस्या में रुचि नहीं लेंगे। जैसे सब्जी का धब्बा लग जाता है या हल्दी का दाग लग जाता है, तो सबसे पहले उसको ये बताना जरूरी है कि इस समस्या का हल करना क्यों आवश्यक है, क्या इसकी महत्ता है, इससे क्या लाभ है, उसके बारे में भी अवगत कराना चाहिए, ताकि छात्र उसमें रुचि ले सके। तथ्यों की नेक्स्ट है तथ्यों की जांच एवं संभावित हलों का निर्णय। क्या करते हैं, पहले से ही हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम कपड़े पानी से धोएंगे, साबुन से धोएंगे तो छूटेगा क्या, फिर हम केमिकल कौन कौन से यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी तरफ से कुछ ऐसे संभावित हल को खोजने का प्रयास करते हैं। समस्या के महत्व को स्पष्ट करने के पश्चात समस्या से संबंधित तथ्यों की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है कि कौन से तथ्य समस्या के अनुरूप है। इसके पश्चात ही हल निकालने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके लिए विचार विमर्श भी किया जाता है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों ही आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निकालना, यानी जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। क्या करेंगे, जब तथ्यों की जांच हो जाती है तो उसके पश्चात उसका सामान्यीकरण करना भी आवश्यक है।
सामान्यीकरण से निष्कर्षों का सत्यापन करने में सहायता मिलती है। साथ ही निष्कर्ष को प्रयोग में लाया जा सकता है अथवा नहीं, इसका भी पता चलता है। जैसे क्या करेंगे, अगर एकदम ताज़ा लगा है तो वो साबुन से साफ़ करेगा, गुनगुने पानी से साफ़ करेगा, फिर उससे नहीं छूटेगा तो आलू से साफ़ करेगा, फिर आलू से भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है तो बोरिक पाउडर से करता है, फिर एक केमिकल होता है जो एसिड होता है, उसको लगा करके साफ किया जाता है। तो जैसे ही बच्चा इन विभिन्न प्रयोगों को करता है, इन विभिन्न प्रकार की सामग्री को काम में लेकर के करता है, तो एक उसको जनरलाइज करता है कि हमने इन सामग्रियों को यूज़ किया है, तो हमको कौन सी ऐसी वस्तु का प्रयोग किया जिसके माध्यम से हम इस समस्या का हल कर पाए हैं या इस दाग को छुड़ा पाए हैं। लास्ट है निष्कर्षों का मूल्यांकन एवं समस्याओं का लेखा जोखा बनाना। अंत में समस्या का लेखा जोखा निकाला जाता है। समस्या के समाधान हेतु जिस निष्कर्ष या परिणाम पर विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे धब्बा छुड़ाने के लिए विभिन्न सारी सामग्रियों को काम में लेता है, विभिन्न सारी वस्तुओं को काम में लेता है, लेकिन जिस सामग्री से, जिस वस्तु से, जिस केमिकल से धब्बा छूटता है तो वो निष्कर्ष निकलता है कि अगर हल्दी का धब्बा लगता है तो इस सामग्री से छूटता है। जैसे स्याही का धब्बा है तो स्याही के धब्बे को भी हम विभिन्न केमिकल्स को, साबुन को, पानी को काम में लेके, नींबू को, इन सबको काम में लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न प्रकार की सब सामग्रियों को काम में लेते हैं और जिस सामग्री को यूज़ करने से वो धब्बा छूटता है तो हम ये निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये धब्बा लगेगा तो इस सामग्री से छूटता है, हल्दी का धब्बा लगेगा तो आलू से या बोरिक पाउडर से छूटता है। तो हम जब ये क्रियाएँ करेंगे और निष्कर्ष पे पहुँचेंगे तभी हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे कि ये जो धब्बा है वो किससे छूटता है। अब हम समस्या समाधान विधि के लाभ है कि जब हमने ये पूरे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो ऐसी इस विधि में क्या क्या लाभ है। पहला है शिक्षण में आने वाली समस्याओं का हल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है क्योंकि बच्चे खुद हल ढूंढने का प्रयास करते हैं और उस हल ढूंढने के लिए वो कई सारे प्रयत्न करता है, तो इससे वह सेल्फ स्टडी की हैबिट भी उसमें डेवलप हो जाती है। तीसरा, तथ्यों का संग्रह एवं व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। वो तथ्य एकत्रित करता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हल्दी का धब्बा लगता है तो वो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री को यूज़ करता है। तो ये जो तथ्य है, ये समस्या है, उस समस्या से संबंधित तथ्य है जिसको एकत्रित करता है और फिर उसको व्यवस्थित करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है समस्या हल करते रहने से अनुशासन बना रहता है क्योंकि वो खुद काम करता है और उस समस्या को हल करने में वो अपने आप को लगा रहता है उस क्रिया में, तो अनुशासन बनाए रहता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है क्योंकि हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, सरल से कठिन की और इस क्रियाओं को करता है, तो इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और लास्ट में है स्थायी ज्ञान मिलता है, यानी जब वह स्वयं उस काम को करता है, सारे तथ्यों को एकत्रित करता है, उसका सामान्यीकरण करता है, जर्नलाइज करता है, मूल्यांकन करता है, निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो जो भी वो ज्ञान मिलता है इन स्टेप बाय स्टेप से, तो जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी ज्ञान मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान विधि के माध्यम से हम सिर्फ उन्हीं विषय वस्तु को बढ़ा सकते हैं जो कि इसके लिए आवश्यक है। हम सारे प्रकरण को, सारे विषय को इस विधि से नहीं बढ़ा सकते हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर इस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए।